जय भीम। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द थिंक पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सभी पार्टियों के पहले चरण के जो है नामांकन वहां पर दर्ज हो चुके हैं और दूसरे चरण की भी यहां पर लगभग डेट आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां जो है ज़ोरों शोरों से अपना प्रचार जारी है और सवाल यह है कि 2022 में किसकी बनेगी सरकार। तो इस पूरे विषय पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए है इंजीनियर स्नेहा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। उसके साथ में बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष जो है पराग महेंद्र जी, और साथ ही एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है उज्जवल रामटेके। तो अभी हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है, इस पूरे पॉलिटिक्स में 2022 में जो है चुनावी माहौल बहुत अपने चरम पर है। क्या लगता है आपको कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? द थिंक के सभी व्यूअर्स को मैं सबसे पहले जय भीम कहता हूँ। और जैसा आपने सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, तो ये तो पूरी तरीके से क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इसका कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से बूथ लेवल से लेकर तो विधानसभा लेवल तक के जो पूरा कार्य कर रही है, पूरे जिला कमेटी से लेकर विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ मजबूत करने का काम, इतना संगठन का जो काम चल रहा है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर इतनी ज़्यादा सकारात्मकता हर एक समाज के अंदर में है, चाहे फिर वो ब्राह्मण समाज क्यों ना हो, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट क्यों ना हो, शेड्यूल ट्राइब क्यों ना हो, या ओबीसी समाज क्यों ना हो। तमाम समाज, जो सर्वजन समाज, वो बहुजन समाज पार्टी को ही अपना एकमात्र विकल्प मान रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों का विश्वासघात करने का काम किया है। उनके कत्लेआम वहाँ पर सरेआम हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकारें जो रही है वहाँ पर भी बहु बेटियों की जो इज्जत है वो सुरक्षित नहीं थी, अन्य अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। तो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद में उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ यही विकल्प समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व के अंदर में जो सरकार चली है, जो चार बार बहन जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनी, और जो कानून का राज सही मायने में क्या होता है ये चलाकर उन्होंने दिखाया है, तो उसी कानून की राज की याद, बहुजन समाज पार्टी का जो शासन काल रहा, इसकी याद उत्तर प्रदेश के लोगों को आ रही है। और फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री को देखना चाहते बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता। जैसा कि आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मेन स्ट्रीम के मीडिया को जब हम देखते हैं तो मेन स्ट्रीम का मीडिया तो दो ही लोगों को दिखा रहा है, एक तो सपा को दिखा रहा है और दूसरा बीजेपी को दिखा रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को मेन स्ट्रीम का मीडिया क्यों दरकिनार कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे? देखो, जैसे लोकतंत्र के जो 4 पिलर है उसमें से एक जो पिलर है वो मीडिया है, और मीडिया पर भी इस देश के अंदर मनुवादियों का कब्जा है। जिसे माननीय कांशीराम साहब अक्सर कहते थे कि यहाँ बनियाओं का प्रेस है। तो बनियाओं का जो प्रेस है वो अपनी विचारधारा को और अपनी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए बनियाओं की प्रेस काम करती है। तो चाहे अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो तमाम सारे जो लोग हैं वो अपनी व्यवस्था के लिए काम करते हैं। वो इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था स्टैंड हो सके, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खड़ी करने के लिए वो लोग काम नहीं करते। हम लोग भी जब मीडिया में काम करते थे तो हमें मीडिया का जब बेस बताया गया, हमें जब पत्रकारिता सिखाई गई तो हमें ये बताया गया कि आप पत्रकार हो। पत्रकार का मतलब होता है फ्रीडम फाइटर, जो देश के लिए, देश की जनता के लिए बात करे, देश की जनता की आवाज़ बने, जो जिनकी आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुना, जिसकी आवाज़ को दबाया गया, उन लोगों की आवाज़ आपको बनना है। लेकिन अभी क्या हो गया, वो प्रोफेशनल टाइप से जो है पत्रकारिता लोग करते हैं और प्रोफेशनलिज्म पत्रकारिता में आ गया। तो वो मैनिपुलेशन जो है प्रोफेशन की वजह से एक मैनिपुलेशन मीडिया के अंदर आया है। तो वो मैनिपुलेशन जो है वो मनुवादी जो ताकतें हैं, या फिर मनुवादी संगठन कहो या मनुवादी व्यवस्था है, वो एक मैनिपुलेशन करती है। और इसीलिए अब ये जो पत्रकार है वो देशभक्त निर्माण, वहाँ पत्रकारों में से देशभक्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, समाज के उत्थान की बात नहीं हो रही है, समाज की समस्या की बात नहीं हो रही है, लोगों के हितों की बात नहीं हो रही है, लोकतांत्रिक बात तो बहुत दूर की है, संवैधानिक भारत की बात बहुत दूर की है। और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो इस देश के अंदर 85% जो बहुजन समाज हैं, जिनकी आवाज़ हजारों सालों से दबाई गई, उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम जो है राजनीतिक लेवल पर बीएसपी करती है। तो ये जो मनुवादी मीडिया है वो कभी नहीं चाहेगी
कि इन 85% बहुजन समाज की आवाज़ जो है वो लोगों के सामने आए, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ़ें, उनकी परेशानियाँ लोगों के सामने आए। और ना ही उनका कोई जो प्लेटफॉर्म है या फिर उनका कोई जो संगठन है बड़ा, वो संगठन लोगों को समझ में आए कि नहीं, हमारी समस्या को रखने वाला जो संगठन है वो बसपा है। राजनीतिक तौर पे, राष्ट्रीय तौर पर बसपा हमारी हक अधिकारों की बात करती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को एक निग्लिजेंस की तरह देखा जाना चाहिए। इसीलिए मनुवादी मीडिया जो है वो एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जो है वो इन सारी चीज़ों को करती है, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो मीडिया में नज़र नहीं आती है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है मीडिया में इनको जानबूझ के नहीं दिखाया जा रहा है, ये आपका कहना है। लेकिन अभी जैसे हम सोशल जो चीज़ें देखते हैं, तो इसमें ये भी एक आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है ये ब्राह्मणवादी पार्टी बन गई है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जब से पार्टी में आए हैं तो लोगों का ये डायरेक्ट आरोप आता है कि एक ब्राह्मणवादी पार्टी की उसमें बन गई है। और बसपा ने अभी ब्राह्मण समाज के लिए जो प्रबुद्ध सम्मेलन किया था, उसके वजह से भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मायावती जो है, बाबा साहब के मिशन से, मान्यवर साहब कांशीराम के मिशन से हट गई है। ये लोगों का आरोप है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर में समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहती है, और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का बहुजन समाज पार्टी के अंदर में होना, ये तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर कोई बहुजन समाज का भी व्यक्ति है, अगर उसके अंदर में विषमतावादी विचारधारा या विषमतावादी विचारधारा वो उसको पसंद आती है, या उसके दिमाग में अगर विषमता है, तो वो विषमता रहने के बावजूद वो भी व्यक्ति मनुवादी है ना। तो यानी बहुजन समाज के भी लोग मनुवादी हो सकते हैं। अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अगर समतावादी विचारधारा को पसंद करता है, अगर ये फुले शाह बाबा साहब की जो समतावादी विचारधारा उसे अगर पसंद आती है, और बहुजन समाज पार्टी को वो अपनाना चाहता है, वो अपनी पार्टी मानना चाहता है, तो उसका वेलकम है। और ऐसे तमाम लोगों का वेलकम है जो कि समतावादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और वो इस देश के अंदर में समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से जो भी ब्राह्मण समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में है, वो समानतावादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, और अगर ऐसे लोग हमारे पार्टी में हैं तो हम तो उनका हर बार वेलकम करेंगे। ये हिस्ट्री भी बाबा साहब के साथ में रही है, महात्मा फुले के साथ में रही है। बाबा साहब ने जब मनुस्मृति को जलाया तब भी बाबा साहब के साथ में ब्राह्मण समाज के लोग थे। समतामूलक जो सत्यशोधक समाज का आंदोलन था महात्मा ज्योतिबा फुले का, उस समय भी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ में ब्राह्मण थे। तो ये हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, और जो भी लोग समानतावादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के सर्वजन समाज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जी हो या फिर तमाम बहुजन समाज पार्टी के अंदर में जो भी ब्राह्मण हो, इससे बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है इसको कदापि ठेस पहुंचने वाली नहीं है। क्योंकि अगर मनुवादी पार्टियों की अगर बात करें तो मनुवादी पार्टियों के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे जो लोग हैं जो बहुजन समाज से है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या उस पार्टी में जाने के बाद में, चाहे वो बीजेपी हो क्या कांग्रेस में हो, तो क्या फिर उनकी पार्टी अम्बेडकराइट हो जाती है ना। वो तो जिस विचारधारा को जो भी व्यक्ति जिस पार्टी में रहेगा वो उस विचारधारा से काम करेगा। सवाल ये भी आ रहा है कि मायावती जी जो है, बहन जी जो है, अभी चुनाव प्रचार में नहीं दिख रही है। लोगों का डायरेक्ट यह आरोप आता है कि अभी जो बहन जी है 2022 के चुनाव में सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बात जो कहने वाले जो लोग हैं, ये मीडिया है। मीडिया कहती है कि दो लोगों की टक्कर है, सपा की और भाजपा की, इस प्रकार मीडिया का कहना। और बीएसपी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि बहन जी नहीं नज़र आ रही है। तो सबसे पहले बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो कैसी काम करती है वो पहले समझना होगा। बहुजन समाज पार्टी जो है वो इंडोर प्रोग्राम में ज़्यादा बिलीव करती हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है, और एक संगठन का ढांचा जो है उसको लेकर काम करती है। उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी जो है वो आर्थिक तौर पर उतनी मजबूत नहीं है जितनी आर्थिक तौर पर भाजपा है, अन्य पार्टियां हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो बहुजन समाज पार्टी की है, संगठनात्मक बैठकें, संगठनात्मक समीक्षाएं और कैडर, इन तीनों चीज़ों से होकर गुजरने वाली पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कभी भी मनुवादी मीडिया को उन्होंने कभी भी घास नहीं डाला। और यही हमारा इतिहास रहा है बहुजन समाज पार्टी का कि वो चाहे कांशीराम साहब के ज़माने की बात करो तो भी मीडिया को उन्होंने कभी घास नहीं डाला, और बहन जी भी नहीं डालती। और बहुजन समाज पार्टी के छोटा मोटा जो भी कार्यकर्ता है वो अपने आप को एक मीडिया समझता है, लेकिन जो मनुवादी मीडिया है वो उसे मीडिया नहीं मानता। और ये जो है ये मीडिया आरोप लगा रही है कि बहन जी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यक्रम अभी तक हुए
हालांकि अभी वर्चुअल जो है वो वर्चुअल रैली अभी शुरू होने को है, लेकिन अब तक जब तक कोरोना का ये जो तीसरी लहर डिक्लेयर नहीं हुई थी तब तक बहुजन समाज पार्टी के जितने प्रोग्राम हुए उतने प्रोग्राम किसी भी राजनीतिक दल के नहीं हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के का जो संगठन है वो संगठन जो है वो एक लेवल पे होता है, जैसे कि एक स्टेट में होता है, राष्ट्रीय होता है, फिर स्टेट में होता है, फिर जिला वाइज होता है, फिर मंडल वाइज होता है, फिर सेक्टर वाइज होता है, बूथ वाइज होता है। तो ऐसे में हमारा ये बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है वो संगठन एक अलग अलग लेवल पर होता है, स्टेप वाइज होता है, तो वो तमाम सारे लोग काम करते हैं। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हाईलाइट होना या फिर मीडिया में आना बार बार, ये सारी चीज़ें में बहुजन समाज पार्टी विश्वास नहीं करती। और बहन कुमारी मायावती जी जितनी मीटिंगें, जितनी बैठकें बहन जी ले रही हैं, उतनी बैठकें अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं ली है। तो पिछले कुछ दिनों का जब हम साथियों इतिहास देखते हैं तो ये पता चलता है कि चाहे वो सपा की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन सभी सरकारों में दलितों, मुस्लिमों, महिलाओं और यहाँ तक के ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ में भी अन्याय अत्याचार हो रहा था, उनकी हत्याएं की जा रही थी, महिलाओं को दिन दहाड़े उनके साथ में उत्पीड़न किया जा रहा। तो अभी लोग क्यों जो है, लोगों का इंटेंशन जो है वो बीएसपी की तरफ कहीं ना कहीं रुख जो है उनका दिख रहा है। क्या लगता है आपको, क्या है, क्या चाहते हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आप अभी देख रहे हैं कि बीजेपी की जैसी सरकार थी तो उन्नाव का जो कांड हुआ, हाथरस का जो कांड हुआ, उसके बाद लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ, ये जो बड़े बड़े कांड है ये सब बीजेपी की सरकार में हुए। और जो सपा की सरकार है तो सपा की सरकार में हमेशा ही मतलब गुंडों का ही राज चला, वो गुंडों की सरकार उसको कहा जाता है, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी जो है ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के फार्मूले पे चलती है। और जैसे कि बहन जी ने राज्यसभा में जैसे रोहित वेमुला वाला मुद्दा उठाया था और अपना पद का इस्तीफा दिया था, उस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की पॉलिसी अपनाती है। और इसी कारण से सारे यूपी में जो मुसलमानों का जो वोट है, जो दलितों का वोट है और जो ब्राह्मणों का भी वोट है, तो ये सब वोट अब बहन जी के पर्दे में पड़ने वाला है और बहन जी इस बार मुख्यमंत्री बनने वाली है। इसी सारी बात से आपको ऐसा लग रहा है और लोगों को लग रहा है कि वहाँ पर बीएसपी की सरकार बन सकती है। इसकी पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो वहाँ पर एक युवा अभी जो जोश में जो दिख रहे हैं वो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव के साथ में एक पैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस पैक्ट का उनके ऊपर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ना पड़ते हुए कहीं ना कहीं उनको निगेटिविटी मिली, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक क्राइसिस तैयार हो गया था। तो क्या कहना चाहेंगे, उनके इस डिसीजन से वहाँ यूपी के पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले तो चंद्रशेखर रावण की अगर हम बात करें तो वो उनमें अभी राजनीतिक परिपक्वता नहीं आई है। और बहुजन समाज पार्टी का जो इतिहास है 1984 से शुरू बहुजन समाज पार्टी का माना जाता है, लेकिन उसका जो बेस है वो 71 से ही उसका बेस रखा गया। तो जब कोई भी पौधा जिसको ज़्यादा समय होता है वो फल दे सकता है, और जो पौधा अभी लगाया गया है वो फल नहीं दे सकता। और रही बात समाजवादी पार्टी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद की जाने की, तो सबसे पहले उनको बहुजन राजनीति ही नहीं समझ में आई। मान्यवर कांशीराम साहब का यह मानना है कि पहला जो चुनाव होता है वो पहले स्टैंड करने के लिए होता है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। दूसरी बार जो चुनाव लड़ा जाता है वो किसी और को हराने के लिए लड़ा जाता है, और तीसरा जो होता है वो अपने आप को जिताने के लिए लड़ा जाता है। मतलब ये एक स्टेप्स है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 10-15 लोगों को पकड़ लिया और एक राजनीतिक पार्टी बना ली और चुनाव लड़ने मैदान में उतर गई। तो ये जो चीज़ें हुई ये बचकाना हरकत कहते हैं इसे। और फिर वो भी उम्मीद अखिलेश यादव से करना, जब तुम्हारे सामने मतलब अगर आप सूरज के सामने दिया जलाओगे तो क्या होगा। तो वही जो बात है वो चंद्रशेखर की हुई और वो अपने मुंह के बल गिर गए। उन्होंने उम्मीद रखी अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव उनको इतनी सीट देंगे उतनी सीट देंगे, लेकिन कभी भी अपने आप को सिद्ध करने के लिए उनको पहले 1 चुनाव 2 चुनाव लड़कर अपने आप को साबित करना होगा। जनाधार जो होता है लोकतंत्र में, जनाधार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी जैसा अखिलेश यादव का मतलब वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके जो पार्टी में समाजवादी पार्टी में है बहुत सारे जो बहुजन नेता है, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, तो वो वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं।
और एंट्री करने के बाद में सवाल ये भी आता है, और वो जो कि सपा को गुंडों की पार्टी इस नाम से भी जाना चाहता है, उसको जानते हैं अभी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो असर हमारे है, लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? इसका जो असर है आने वाले चुनाव पर जरूर पड़ सकता है। देखो, एक बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है तो माननीय कांचीराम साहब ने एक किताब भी लिखी है। मतलब पार्टी जब से बनी है तब से कई जो गद्दार है, कई जो चमचे किस्म के लोग हैं, दलाल किस्म के जो लोग हैं, उन लोगों का निर्माण बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद होना चालू हो गया था, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जहाँ जहाँ ताकतवर होती है वहाँ पर ये चमचे और दलाल किस्म के लोग निर्माण होते हैं। और माननीय कांचीराम साहब चमचा युग में अलग अलग किस्म के चमचों की बात करते हैं। तो अभी आप जिसकी बात कर रहे हो कि जो हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अखिलेश यादव के पास जाकर जो है अपनी ज़मीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी ज़मीन, अपनी कब्र के लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं, वो अपने आने वाले ख़ानदान के लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं, वो बाकी कुछ समाज के हितों के लिए करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ जहाँ पार्टी मजबूत रहेगी वहाँ पर इस प्रकार के दलाल चमचों का निर्माण होते रहेगा। और लेकिन इनसे कुछ खास नुकसान जो है वो कभी भी विचारधारा को नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन समाज जो होता है, समाज को अब खासकर उत्तर प्रदेश का जो समाज है वो काफ़ी मैच्योर्ड समाज है, और उन्हें राजनीतिक मैच्योरिटी जो है, महाराष्ट्र में भले ही कितना भी पुरोगामी हम महाराष्ट्र को बोले, बहुत ही महाराष्ट्र आगे है, लेकिन पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात करें अम्बेडकराइट लोगों की, तो वो अम्बेडकराइट लोगों की पॉलिटिकल मैच्योरिटी से उत्तर प्रदेश के अंदर नज़र आती है। और वो अपना नेता जो है वो बखूबी समझते हैं। जो अखिलेश यादव SC ST एट्रोसिटीज़ के लिए जिसकी सरकार पहचानी जाती है, जिस अखिलेश यादव की जो सरकार है वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बिल फाड़ने वाले लोगों में जिनका नाम शुमार है, उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये हमें भागीदारी देंगे? भैया भाई, इस देश के अंदर भागीदारी या हिस्सेदारी लेने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी पार्टी है, तुम्हारे अपने लीडर्स हैं, और तुम्हारे पास एक अच्छी सशक्त आइडियोलॉजी है, तुम्हारा एक सिंबल है, और उसके बाद भी अगर आप किसी और से उम्मीद करते हो तो ये तो भीख मांगने वाली बात हो गई। तो ये बात हजम ही नहीं हुई कि चंद्रशेखर आज़ाद या फिर उनके जैसे कई लोग जो है वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए जा रहे हैं, और वो सिर्फ स्टूजेस है, बाकी कुछ नहीं। तो साथियों, यहाँ पर इन सभी लोगों से चर्चा करने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में जो है बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है ये बनने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही बहुजन समाज को दलालों और चमचों से जो नुकसान होने वाला है इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है उत्तर प्रदेश में जैसा कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के हितों को लेकर के बात करती है, सर्व समाज के साथ में उसको साथ में लेकर के चलने की जो बात करती है, इन सारी चीज़ों से यही पता चलता है कि 2022 में पूर्ण बहुमत से BSP की सरकार वहाँ पर बनने जा रही है। इस विषय पर, इस बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, बने रहे द थिंक पर। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।